हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज की इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। आगे हमने कुछ अमेजिंग चीजें देख ली थी, तो चलो सबसे पहले उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे वाली चीजें देखने वाले हैं। अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करिए, आपको काफी अमेजिंग चीजें मिल जाएगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल, लेट्स गो। सबसे पहले जब आपकी मनी नहीं थी तब हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब ये भैया कि आप मुझे काऊ दो, मैं आपको काऊ दो, अब मैं तुमको गेहूं दूंगा या चावल दूंगा। ठीक है, ऐसे अपन क्या करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे जब मनी नहीं था, मतलब पैसा नहीं था। अब पैसा नहीं था तो हम कैसे डिसाइड करें कि भैया इसका कितना पैसा, इतना का इतना पैसा। तो हम क्या करते थे, चीजों को एक्सचेंज करते थे। ठीक है, अभी कुछ और चीजें एक्सचेंज करते थे, पहले चीजों को एक्सचेंज करते थे, अभी पैसे से ही भैया एक्सचेंज होता है। डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में काफी सारी डिफिकल्टीज आती थी, अभी मैं यहीं से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे नाम दिख रहा है, लेक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ लॉ, कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब मेरे को जो बेचना है वो सामने वाले को खरीदना नहीं है, और सामने वाले को जो बेचना है शायद मेरे को खरीदना नहीं है। तो वो जो वांट होती थी वो कोइंसिडेंस नहीं हो पाती थी, इसी कारण ये बार्टर सिस्टम बहुत पीछे रह जाती थी। दूसरा, लेक ऑफ स्टोर ऑफ द वैल्यू। किसी चीज को आप उसकी वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है भैया, कोई पेरिसेबल चीज है तो आप उसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर पाओगे, तो उसे आपको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। थर्ड वन इज अ लेक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटीज। मतलब आपको अगर चावल चाहिए 10 किलो, ठीक है, बट आपको काऊ बेचनी है, उसके सामने 50 किलो चावल आ रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि भैया आधी काऊ अभी ले जाओ, भैया बाद में ले जाओगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते। फोर्थ वन, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब कोई मेजरमेंट नहीं था कि भैया इतनी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू। ठीक है, कोई मेजरमेंट नहीं था, ऐसे ही बस अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एग्रीमेंट करते थे और भैया एक्सचेंज कर दिया। फिफ्थ वन, डिफिकल्टी इन मेकिंग द डिफर्ड पेमेंट। मतलब डिफर्ड पेमेंट मतलब डिले पेमेंट। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया मेरा मेरी जो काऊ है उसका जो बच्चा आएगा वो मैं तुम्हें दूंगा, अभी मेरे को चावल दे दो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट काफी यहाँ पे डिफिकल्ट था। ये चीज देखने के बाद हमने फंक्शन ऑफ मनी के बारे में बात की। ठीक है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है भैया अभी की लाइफ में। इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करें तो भैया ये किसने किया था भैया, गोडेस जुनो मोनिटा रोम से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ मनी, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, डेफिनेशन ऑफ मनी। फिर हमने देखा था कि तीन लोगों ने यहाँ पे अलग अलग, वैसे लोगों ने काफी सारों ने दी उसमें। तीन इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्टसन की बात करें, उन्होंने बोला वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और एनी अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। कोई भी अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन या फिर गुड्स के लिए जो भी वाइडली एक्सेप्टेबल है उसे अपन बोलेंगे मनी। उसके बाद सेलिगम ने बोला वो भी सेम चीज है कि जनरली एक्सेप्टेबल है वो। फिर वॉकर ने बोला वो भी भैया मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब जो मनी क्या है, जो मनी कर सकता है। फंक्शन ऑफ मनी की बात करें, सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब आप इजीली किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए मनी का यूज कर सकते हो। कोई भी चीज आपको बाय करनी है आप उसे इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सेकंड वन इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मतलब आप किसी भी चीज को मेजर करते हो, मनी में मेजर करते हो, इसकी कितनी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है भैया, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सेकंड वन। फिर अपन बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी में स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन इजीली स्टोर योर मनी, मनी को आप इजीली स्टोर कर सकते हो, इसमें पेरिसेबल जैसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं आएगी। थर्ड, सेकंड वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। आप इजीली डिफर्ड पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और आपको पता है कि आपको कितनी वैल्यू पेमेंट करनी है। बार्टर में क्या होता था कि वैल्यू चेंज हो जाती थी। ठीक है, कि अगर आप बोलो कि आज आप 10 किलो चावल दोगे, फिर आप बोलो कि मैं 2 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद अगर आप देखोगे तो 10 किलो चावल की भैया आपको लग रहा है कि नहीं यार 10 किलो चावल नहीं, इसके सामने तो 8 केजी ही देना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है, डिफर्ड पेमेंट में प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे मनी का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब आप बोलोगे 500 दूंगा 2 महीने बाद, तो 500 का 500 ही रहेगा, वो 500 की नोट का 400 या 1000 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम मनी इज ऑलवेज दैट, बट अगर डिसाइड करते हो इतनी अमाउंट दूंगा तो उतनी अमाउंट रहेगी। फिर अपना आता है ट्रांसफर ऑफ मनी, इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है। कंटीजेंट फंक्शन की बात करें तो मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या करते हैं, मनी में मेजर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर कैपिटा इनकम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मनी इक्वलाइजेशन, मार्जिनल यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। आपको जहां से ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको आप ज्यादा कंज्यूम करोगे। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब जहां से आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो उसे आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। फिर हमने बात की थी बेसिस ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट को क्रिएशन के लिए भी आप मनी का यूज करते हो। द लास्ट वन इज लिक्विडिटी, कैश इज अ हाईली लिक्विडेट एसेट, जिसे आप इजीली लिक्विड कर सकते हो और कोई भी चीज को उससे परचेज कर सकते हो। फिर हमने 4 टाइप्स ऑफ मनी देखा था, जिसमें आपको ओल्ड सिलेबस अगर कोई होगा या कहीं पे कई बुक में आपको नहीं दिया होगा, फिर भी आप सुनना है तो सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ मनी की मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ। सबसे पहले कॉमोडिटी मनी की बात करते हैं। कॉमोडिटी मनी मतलब ये कि वो एक खुद को कॉमोडिटी, बस हम उसको एज अ मनी मान रहे हैं, जैसे कि सिल्वर का कॉइन, गोल्ड का कॉइन, वो एक है कॉमोडिटी, बस हम उसे क्या मानते हैं, कई बार मनी मानते थे बार्टर सिस्टम में। फियाट की बात करें तो फियाट मतलब जो लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर मतलब आपने देखा होगा कि भैया जब अपनी क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन वाली सिचुएशन आई थी, अपन क्या हुआ था भैया कि ये लीगल टेंडर नहीं है, ये लीगल टेंडर है। ठीक है, वो अनाउंस किया गया था, तो उसे बोलते हैं लीगल टेंडर, मतलब अपने पास जो मनी है उसी की बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं भैया
फियाट मनी। फिर आपका आता है फिड्यूशरी मनी, मतलब ट्रस्ट वाली मनी, फिड्यूशरी ट्रस्ट वाली मनी, ट्रस्ट वाली मनी किसको कहते हैं भैया, चेक, ड्राफ्ट, वो सब चीजें क्या है भैया, फिड्यूशरी मनी। एंड कॉमर्शियल मनी बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक मनी का मतलब ये होता है कि भैया उनके पास पैसा है नहीं बट वो उतनी लोन को क्रिएट कर रहा है तो उसे बोल रहे भैया कॉमर्शियल बैंक मनी। ये 4 टाइप की मनी आपको दी हुई थी। उसके बाद हमने देखा था बेटा कंटिंजेंट फीचर्स। अच्छा भैया किसके बारे में, कंटिंजेंट फीचर्स, उसमें सबसे पहले था मेजरमेंट, हो गया सॉरी, कंपोनेंट ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। उसमें करेंसी इश्यूड बाय बैंक एंड डिमांड डिपॉजिटेड क्रिएटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, दोनों चीज आती थी। फिर हमने मॉनेटरी एग्रीगेट्स में देखा था M1 M2 M3। M1 में क्या था, करेंसी डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट था। M2 में देखने जाए तो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, जो सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक है, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड हमने देखा था कि टर्म डिपॉजिट जो वन ईयर में मैच्योर हो रही है। M3 में देखा था M2 प्लस वन, बियॉन्ड 1 ईयर में जो भी मैच्योर हो रही है टर्म डिपॉजिट वो, प्लस कॉल और टर्म बोरोइंग ऑफ द बैंक। ठीक है, मेजोरिटी M3 ही यूज होता है एज अ मनी की अगर देखने जाए तो। ठीक है, मतलब सारी चीजों को अपन क्या मानते हैं, मनी मानते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था वैल्यू ऑफ द मनी। वैल्यू ऑफ द मनी आप आई होप आपको समझ आता है, मनी की वैल्यू क्या है, मतलब कैसे वैल्यू डिफाइन करते हैं कि मैं 1 रुपए में कितनी चीजें परचेज कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 रुपए में 2 चॉकलेट परचेज कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो वैल्यू कितनी है, दो यूनिट ऑफ चॉकलेट, ठीक है। बट वही चीज अगर मैं 1 रुपए में 3 चॉकलेट को परचेज कर पा रहा हूँ, मतलब मेरे मनी की वैल्यू बढ़ गई, मेरे पास जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो मुझे 2 की जगह 3 मिल रहे हैं, तो मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ गई, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो जितनी चीजें सस्ती हो रही है वैल्यू बढ़ती है, जितनी चीजें सस्ती होती है वैल्यू बढ़ती है भैया, बट जितनी महंगी होती है वैल्यू कम हो जाती है। पहले 1 रुपए में 2 चॉकलेट आती थी, अब 1 रुपए में एक भी नहीं आती है, मतलब आपके पैसे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कैसे कम होगी भैया, पहले जो 1 रुपए में आता था अब नहीं आता, मतलब उस रुपए की 1 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि कब कम हुई, जब आपकी प्राइस बढ़ी। मतलब प्राइस एंड वैल्यू का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। आई होप आपको दिमाग में घुस रेला होगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं, इंटरनल एक्सचेंज और एक्सटर्नल एक्सचेंज, ठीक है। तो उसमें बात है इंटरनल में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एक्सटर्नल एक्सचेंज में मैंने डॉलर का एग्जांपल लेके आपको बहुत तगड़ी तरीके से लास्ट सेशन में समझाया था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। मैंने अभी तक देखा ही नहीं कि कैसा लाइव सेशन चल रहा है, मेरे को एक बार देखने दो। उसके बाद फॉर्म ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं, कैश मनी, अदर अदर यूनिट, मतलब क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेपर मनी एंड कॉइन्स एंड बैंक चेक भी यहाँ पे आ जाएगा। एक मिनट मेरे को देखने दो क्या सही चल रहा है, एकदम से तगड़ा टक। ठीक है, ठीक है, तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो कल वाला सेशन जरूर से बेटा देख लीजिए, ठीक है। चलो, ग्रेहाम्स लॉ के बारे में बात करते हैं। ग्रेहाम्स लॉ क्या कहना चाहता है, ग्रेहाम्स लॉ सिंपली बात ये कहना चाहता है कि अगर आप कमोडिटी मनी की यूज कर रहे हो, कमोडिटी मनी का मतलब क्या है, दो कमोडिटी है, मतलब सिल्वर कॉइन एंड गोल्ड कॉइन, दो कमोडिटी है, ठीक है। अब सिल्वर एक छोटा सा कॉइन है, उतना ही गोल्ड का कॉइन आता है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया ये कॉइन दोगे सिल्वर वाला या गोल्ड वाला, दोनों से आपको 5-5 चॉकलेट मिलेगी, दोनों से, मतलब किसी से भी आप लो। तो अब मैं क्या सोचूंगा कि अगर मैं सोचूं भैया सिल्वर की प्राइस कम है, गोल्ड की प्राइस ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, गोल्ड को रखूंगा और सिल्वर को आगे बढ़ाऊंगा, मतलब मैं सिल्वर को पे करूंगा, ठीक है। इवन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, फिर भी मैं क्या करूंगा भैया, मैं अपने पास गोल्ड रखूंगा। यानी कि जो बैड मनी होती है, बैड मनी वैसे बैड नहीं बोल सकते बट इकोनॉमिक्स में दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया उसे बोलते हैं बैड मनी, और गोल्ड है उसको बोलते हैं गुड मनी। बैड मनी के कारण गुड मनी का चलन कम हो जाता है। चलन क्यों कम हो जाता है, सब चाहते हैं कि भैया मैं सेव करके रखूं, और सिल्वर को क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही दिया हुआ, चलो अपन पढ़ लेते हैं बेटा, आ जाइए। द लॉ सेज दैट हार्ड दैट बैड मनी डिराइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, मतलब बैड मनी क्या करता है, गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर फेंक देता है। क्यों, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भैया गुड मनी को सेव करके रखो। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ बेमिनेटिज्म वेयर टू मेटल स्टैंडर्ड, देखो गोल्ड एंड सिल्वर का है वही एग्जांपल, या ऑपरेटेड साइड बाय साइड, इन सच केस वन मेटल करेंसी डिराइव्स अदर आउट ऑफ सर्कुलेशन, इट इज आल्सो, मतलब सेम चीज आपको दी हुई है, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेटा क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी। अच्छा, क्वांटिटी थियरी में आपने 3 थियरी देखना है बहुत तगड़ी तरीके से, ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है क्वांटिटी थियरी। क्वांटिटी थियरी पर सबसे पहले है क्या चीज वो अपन पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है। क्वांटिटी थियरी की बात करते हैं यहाँ पे कि क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द मनी एंड प्राइस लेवल ऑफ द, मतलब कितना पैसा है और उसकी प्राइस क्या रहेगी, ठीक है। मतलब सप्लाई, प्राइस की सप्लाई क्या है, प्राइस की डिमांड, सॉरी, मनी की सप्लाई क्या है, मनी की डिमांड क्या है, और किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस क्या रहेगी, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे रिलेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला बेटा देखने वाले हैं, सबसे पहला आ जाइए, सबसे पहला क्वांटिटी थियरी बाय, आ जाओ, क्वांटिटी थियरी बाय फिशर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इरविंग फिशर के बारे में बात करने वाले, इरविंग फिशर के बारे में बात करने वाले। द क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी एक्सप्लेन अबाउट द वैल्यू ऑफ द मनी,
ये क्या करता है भैया, एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ द मनी। देखो अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वैसे मैंने कल के सेशन में बताया था, फिर से मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे वही चीज आ रही है। फिर सर की इक्वेशन इक्वेशन उन्होंने दिया, कौन सा इक्वेशन दिया भैया, उसने इक्वेशन दिया है कौन सा, कहाँ गया, एम वी इज इक्वल टू पी टी। इसने दिया, रुको इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको नाम के साथ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एम वी इज इक्वल टू पी टी। अब बोले भैया एम वी इज इक्वल टू पी टी का मतलब क्या होता है, मतलब मनी का सप्लाई इज इक्वल टू मनी का डिमांड। क्या बोल रहे हैं, मनी का सप्लाई इज इक्वल टू मनी का डिमांड। बट ये एम का मतलब क्या, वी का मतलब क्या, पी का मतलब क्या, टी का मतलब क्या। अब देखो नीचे बेटा लिखा हुआ है, एम का मतलब ये होता है कि मनी सप्लाई इश्यूड बाय लीगल अथॉरिटी, जो लीगल अथॉरिटी ने मनी सप्लाई की है वो। वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द मनी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पैसा दिया, आपने अगले वाले को, आपने अगले वाले को, मतलब कितनी बार ये पैसा घूमता है उसे बोलता है वेलोसिटी, मतलब कितनी बार ये पैसा घूमेगा। तो मनी सप्लाई कितना हुआ, मनी सप्लाई एक तो हुआ आपका मनी सप्लाई बाय लीगल अथॉरिटी, दूसरा ये सप्लाई कैसे हुआ भैया, जितनी बार घूम रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या, वेलोसिटी ऑफ द मनी को भी अपन मनी सप्लाई में काउंट करते हैं। अब आउटपुट में क्या काउंट करेंगे, प्राइस लेवल इनटू टोटल आउटपुट, तो अपन क्या होगा, मनी डिमांड, मनी कितनी डिमांड होगी भैया, कि प्राइस लेवल, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस लेवल क्या है, उसका आउटपुट कितना है भैया, उसको अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस प्राइस की डिमांड कितनी। तो ये मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन भी मैं आपको बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजीली आप समझ जाओगे, आपको कि भैया इतना तगड़ी तरीके से अपन नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब आ जाओ, Fisher used the equation to show the relationship between money supply and the price level as direct and proportional. The rate of change in money supply is equal to rate of, देखो rate of change in money supply is equal to rate of change in price। मतलब आप ये क्या बोल रहे हैं भैया, कि जितना मनी सप्लाई में चेंज होगा ना, मनी सप्लाई में, उतना आपका क्या होगा, प्राइस लेवल में चेंज होगा। भैया कैसे होगा, एक बार समझाएंगे, डेफिनेटली समझाएंगे बेटा, आ जाओ। अब देखो आपका, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात ये करता हूं बेटा, कि आपका जब प्राइस लेवल जो होता है, अगर आपका प्राइस बढ़ता है, प्राइस क्या होता है बेटा, बढ़ता है, तो आपका वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कम होता है। क्या ये चीज आपको समझ में आती है, ठीक है। जब आपका प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा, किसी भी चीज का क्या होगा, प्राइस अगर आपका बढ़ेगा तो आपको वैल्यू ऑफ मनी भी यहाँ पे बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, देखो जब आपका, कहाँ पे थे अपन, हाँ, एक मिनट, ये तो हाईलाइट करना ही अपन रहेगा। देखो ये ब्लू से हाईलाइट करना मैं जो कर रहा हूँ। फिशर यूज द इक्वेशन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन है भैया, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस चेंज, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। आ जाओ कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे होगा वो मैं आपको, ये वाला, दोनों का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है। किसका किसका मैं बोल रहा हूँ, मनी सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको 1 रुपए में मिल रही थी 2 चॉकलेट, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया भैया, मनी को सप्लाई किया, मतलब मार्केट में मनी को उतारा। अब जैसे ही मार्केट में मनी को उतारा, मनी सप्लाई बढ़ गया। अब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मेरे को बताओ प्राइस बढ़ेगा कि नहीं, ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो आपको 1 रुपए में आ रहा था, अब क्या हुआ, पहले मनी था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 मनी इंडिया में था, वो कर दिया 20,000, तो मनी बढ़ गया भैया। तो 1 रुपए की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, ठीक है। कैसे कम होगी, पहले जो 1 रुपए में आ रहा था वो 2 रुपए में आएगी, मतलब आपकी प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब 2 रुपए में 2 चॉकलेट आ रही है, क्यों, क्योंकि पहले पहले जो इंडिया में पैसा था वो 10,000 था, बट सप्लाई करके उसको कर दिया 20,000। अब जो 10,000 में चीज आ रही थी वो 20,000 में आएगी, यानी जो 1 रुपए में आ रही थी वो 2 रुपए में आएगी। यानी कि मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी आपका बढ़ेगा। और अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि भैया पहले जो 1 रुपए में 2 चॉकलेट आ रही थी, अब वो 2 रुपए में 2 चॉकलेट आएगी, यानी कि 1 रुपए में सिर्फ एक आएगी। यानी 1 रुपए में 2 आ रही थी, अब 1 रुपए में एक ही चॉकलेट आ रही है। यानी जब आपको 1 रुपए में 2 मिल रहा था, अब सिर्फ एक मिल रहा है, मतलब आपकी मनी का वैल्यू कम हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं कट तो नहीं रहा, हाँ ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं बेटा, कि आपका जो सप्लाई है, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस भी बढ़ेगी, और इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ मनी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब 1 रुपए में आप जो परचेज कर पाते थे, अब वो एक में परचेज नहीं कर पाओगे, यानी कि आपके रुपए की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। तो इस तरीके का रिलेशन रहता है। मनी सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी का सप्लाई के, मनी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन। मनी सप्लाई एंड वैल्यू का भी अगर आपको पूछते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि भैया इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये समझने के बाद अपन बुक से देखते हैं क्या चीजें लिखी हुई है। आ जाइए, मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मेन पॉइंट, देयर इज अ डायरेक्ट
देखो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन है किसके बीच में, मनी एंड सप्लाई के, मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल के बीच में, समझ में आया। देखो मार्केट में पैसे आ जाएंगे तो चीजों की प्राइस भी बढ़ जाएगी भैया, पहले जो 1 रुपए में आ रहा था अब 2 रुपए में आएगा या 5 रुपए में आएगा, ठीक है। देयर इज ए इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन रहता है किसके बीच में भैया, सब मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। कैसे भैया, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, बट आपका जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होता जा रहा है। इसमें भी इनवर्स रिलेशन आएगा किसके बीच में भैया, प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें मेन पॉइंट वाली जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है ब्लू से, वो आपको समझ में आ गई होगी। एजम्पशंस यहाँ पे देख लेते बेटा कि कौन से एजम्पशंस दिए हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं भैया कि v आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सी बात है भैया, v कांस्टेंट रहेगा, m और p दोनों सेम परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं, m और p दोनों सेम परसेंटेज से चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर मनी सप्लाई 10% से बढ़ेगा तो प्राइस भी 10% से बढ़ेगी, ऐसा कहना चाहते हैं। तो अगर v और t क्या रहेंगे भैया, सेम रहेंगे, v एंड t, ठीक है। वो क्या कहें, नेशनल प्रोडक्ट भैया जो है वो आपका क्या रहेगा, ये भी क्या है भैया, कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज आपका ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। देखो ये वाला एम वी इज इक्वल टू पी टी कैसे हो पाएगा, एम जितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है उतने परसेंटेज से पी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे बोल रहे वी भी आपका कांस्टेंट है और टी भी, टोटल आउटपुट भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते बेटा, द थियरी एज्यूम्स मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस ओनली, मतलब ये कह रहे हैं कि भैया जो मनी डिमांड है फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस ओनली, मतलब कि जो मनी की डिमांड है ना वो सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ पे कह रहे भैया सेविंग कुछ भी नहीं है, जितना पैसा डिमांड कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन ही करेंगे उससे, भैया ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है, और इसी के कारण दूसरी थियरी आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलने वाला है, और उसी के कारण आपको दूसरी थियरी पढ़नी है और फिर आपको तीसरी भी पढ़नी है। तो सबसे पहले पहली वाली समझ में आ गई तो अपन आगे बढ़ने वाले हैं। पहली वाली समझ में आ गई हो तो एक बार हाईलाइट कर लीजिए फटाफट से, और मैं अभी हाईलाइट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे अभी बता दो, तो नेक्स्ट वाली इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स इस ये समझ में आनी चाहिए पहले। चलो इसको हाईलाइट कर लो फटाफट से, कुछ है नहीं वैसे, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से कर लीजिए बेटा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। क्रिटिसिज्म के बारे में बात कर लेते कि क्या क्रिटिसाइज हुआ था। Fize's equation is abstract and mathematical truism. It does not explain the process by which m affect the pre. देखो ये क्या बोल रहा है, नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच एम अफेक्ट द प्री, मतलब एम पी को कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे एग्जैक्टली इफेक्ट करेगा, वो यहाँ पे नहीं दर्शाया हुआ। इट इज प्रिज्यूम दैट द एंटायर एम इज यूज टू बाइंग द टी, मतलब ये कह रहा है कि भैया जितना पैसा आएगा वो बाय करने के लिए यूज कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी सेविंग के बारे में बात नहीं की। देखो प्रिज्यूम एंटायर एम इज यूज टू बाइंग टी इंस्टेंटली, तो ये भैया अनरियल है, मतलब हो सकता है कि आपने पैसे बचा के रखे आप नेक्स्ट ईयर में यूज करो, तो ये बात गलत है। थर्ड वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज मिथ, मतलब यहाँ पे देखो आउटपुट कैसे गिन रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है अपना, आउटपुट टी मतलब कैसे निकाल रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है भैया, तो वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता भैया फुल एम्प्लॉयमेंट ना भी हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो भी आप आउटपुट बढ़ा सकते हो, ये क्या कहना चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट में अगर आप 1000 यूनिट बना सकते हो तो योर टोटल आउटपुट इज 1000 यूनिट, बट हो सकता है कि बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो, 80% एम्प्लॉयमेंट हो, तो आपका 1000 की जगह आउटपुट 800 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं भैया 1000 ले रहे हैं। दूसरी बात, फुल एम्प्लॉयमेंट आप परफेक्ट काम कर रहे हो, चलो 1000 यूनिट ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप फॉरेन से कोई चीज, फॉरेन से आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, मटेरियल को या लेबर को या रॉ मटेरियल, ठीक है, और क्या कर रहे हो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब अब आपका आउटपुट 100% एम्प्लॉयमेंट 1000 है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, तो यहाँ पे ये दो चीजें गलत है, ठीक है। तो इवन विद द फुल एम्प्लॉयमेंट, इवन आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, चलो मान लेते हैं, तो भी कंट्री कैन इंक्रीज द नेशनल आउटपुट,
कैन इंक्रीज द आउटपुट, भैया ऑब्वियसली कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, बाय ब्रिंगिंग दोज फैक्टर्स विच आर नॉट अवेलेबल विद इन द कंट्री फ्रॉम अब्रोड। अब क्या कह रहे हैं भैया, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है मैं बाहर से मंगवा लूंगा, बट आउटपुट तो मेरा बढ़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया टोटल आउटपुट 1000 तो 1000 ही रहेगा, नहीं भैया, अगर कम कर रहे हो तो कम भी हो सकता है, अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी आप जा सकते हो। फैक्टर्स विच आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम अब्रोड, वो अपन क्या करेंगे, वो अपन अब्रोड से मंगवाएंगे, ठीक है। फिर अपन फिफ्थ वाला देखते बेटा, इट इज प्रिज्यूम दैट द मनी इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन ओनली, भैया मनी का हम यूज करेंगे सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भैया कैश ट्रांजेक्शन ही बात कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी तो हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी जरूरी है कि भैया जो आपका सप्लाई और डिमांड हो रहा है प्राइस का वो सिर्फ कैश में ही होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है भैया, इग्नोर किया है किसको, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को इग्नोर किया है। ऑफन रेफर टू कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश ट्रांजेक्शन के बारे में ही बात करते हैं। तो ये 5 क्रिटिसिज्म आई होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और क्रिटिसिज्म के बाद आपका आया एक नया थियरी, चलिए अब बात करते हैं नई थियरी, सिमिलर है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी अपन पढ़ने वाले हैं, कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन, कैम्ब्रिज क्यों बोलते हैं क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उसने उन्होंने भैया ये निकाला, वो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक है, आउटपुट को लाने के लिए वो सारे रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि अपने पास जितना मैन पावर है, जितना रॉ मटेरियल, उन सब का यूज करके अगर अपन आउटपुट निकाले तो आउटपुट कितना निकलेगा, 1000 यूनिट। मतलब ऐसा मान रहे हैं हम कि भैया हम 1000 यूनिट निकलेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता ना भैया। हो सकता है कि कोई पर्सन है जो काम नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता काम करना, तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहां से बनेगा, नहीं बनेगा भाई, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि चलो हर बंदा काम कर रहा है, हर रॉ मटेरियल आपके काम में आ रहा है, आपने फुल एम्प्लॉयमेंट भी निकाल रहे हो, अगर कंपनी चाहे या नेशन चाहे तो उससे ज्यादा भी आउटपुट निकाल सकता है, कैसे, रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा लेगा, मैन पावर बाहर से मंगवा लेगा। मतलब यहाँ पे ये मिथ है भैया कि फुल एम्प्लॉयमेंट मिथ है, पहली बात फुल एम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं है। दूसरे में बोल रहे फोर्थ में कि इवन फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अगर जो भी चीजें अगर कम है वो हम बाहर से मंगवा लेंगे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया अनिश बेटा, ठीक है। चलो क्वांटिटी थियरी ऑफ द मनी, कैश बैलेंस अप्रोच और कैम्ब्रिज इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है, एक चीज ऐड कर दी सिंपली, क्या चीज, कि कैश बैलेंस को भी ऐड करना है। मतलब आप जितना पैसा यूज कर रहे हो वो प्लस अगर आपके पास कोई पैसा बचा है तो वो भी आप यहाँ पे जोड़ लो, एक ही चीज ऐड की है। अब कैसे किया, आजा बेटा, एम इज इक्वल टू पी के टी, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मनी सप्लाई, पी के टी का मतलब देख लो, पी मतलब प्राइस लेवल, टी मतलब टोटल आउटपुट एंड के मतलब कैश बैलेंस, इसमें कैश बैलेंस भी ऐड कर दिया है। आ जाओ, अब यहाँ पे क्या है, हाउ एवर फिशर्स वर्जन एंड कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थियरी आर नॉट एग्जैक्टली सेम, भैया नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं है, फिशर्स एंड कैम्ब्रिज नॉट एग्जैक्टली सेम नहीं है, देयर इज स्मॉल डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस है जो अपन आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टोटल ट्रांजेक्शन इन द मार्केट इन अ ईयर में, उसको अपन टी से डिनोट कर रहे हैं, मे नॉट बी एग्जैक्टली द सेम एज द टोटल आउटपुट ऑफ द वाई। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि भैया जितना आउटपुट मार्केट में होगा उतना ट्रांजेक्शन होगा, उतना भी जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने कैश में के ऐड कर दिया कैश बैलेंस के लिए, बट ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जितना टोटल आउटपुट होगा इनटू हम प्राइस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि जितना आउटपुट होगा उतना उतना बिक ही जाएगा। भैया ये भी तो गलत है ना, मतलब ये क्या, देखो ये टोटल ट्रांजेक्शन इन अ मार्केट, मतलब हम ये मान रहे हैं कि टोटल जितना आउटपुट होगा उतना बिक जाएगा, मतलब उतने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। टोटल ट्रांजेक्शन इन अ मार्केट इन अ ईयर, टी उसे अपन टी बोल रहे हैं, टोटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम एज अ टोटल आउटपुट, भैया टोटल आउटपुट जितना नहीं भी हो सकता, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हो सकता है भैया नेक्स्ट ईयर में बेचें, या हो सकता है कि लास्ट ईयर का माल हम इस साल में बेच रहे हो, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये भी भैया टोटल ट्रांजेक्शन जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, मे नॉट बी एग्जैक्टली सेम एज अ टोटल आउटपुट, ठीक है, सेम ईयर की बात चल रही है, ठीक है, उसे अपन वाई से डिनोट करते हैं, टोटल आउटपुट को वाई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, इफ इग्नोर द स्मॉल डिफरेंसेस टी एंड वाई, दैट इज इफ टी इज इक्वल टू वाई। अब देखो अब ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि भैया ये ना, ये तो हमें को समझ में आती है कि भैया टोटल आउटपुट मतलब जितना आउटपुट होगा वाई उतना ही ट्रांजेक्शन होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। चलो हम मान के चलते हैं भैया कि आप जितना प्रोड्यूस करोगे उतना बिक ही जाएगा, उतना ट्रांजेक्शन हो ही जाएगा, तो क्या, तो हम बात कर रहे हैं इफ इग्नोर, अगर हम इग्नोर करें इस डिफरेंस को,
और हम मान के चले कि भैया टी इज इक्वल टू वाई, मतलब जितना आपका भैया प्रोड्यूस हुआ उतना ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, तो क्या होगा, तो आपका होगा एम वी इज इक्वल टू पी टी एंड एम इज इक्वल टू के पी वाई। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों में कॉमन प्रॉब्लम था, बट चलो मान के लेते हैं भैया, ठीक है, हम मान लेते हैं। चलो ये मानने के बाद क्या होगा, अगर मैं आपको बात करूं k इज इक्वल टू 1/v और v इज इक्वल टू 1/k, अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। v का मतलब मैंने आपको यहीं पर बताया, किधर बताया, आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। v का मतलब देख लो भैया, ठीक है, v का मतलब समझ में आया, और वहां पे k का मतलब कैश बैलेंस, वेलोसिटी एंड कैश बैलेंस। अब देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कितना कैश घूमेगा, और कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है, मेरे पास कितना पैसा पड़ा है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास टोटल कुछ अमाउंट रुपीज है, टोटल कुछ अमाउंट रुपीज है मेरे पास, ठीक है, तो मैं जितना घुमाऊंगा, मैं जितना पैसा घुमाऊंगा उसके अलावा वाला मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कैश बैलेंस बचेगा, मतलब मेरे पास के बचेगा। यानी कि के इज इनवर्स ऑफ वी बोल सकते हैं, के इज द इनवर्स ऑफ वी। के जो है वो वी से एग्जैक्ट उल्टा है, क्यों, क्योंकि वी का मतलब होता है भैया वेलोसिटी, मतलब उसको पैसे को घुमाना, बट के का मतलब होता है कैश को रखना। तो वी से एग्जैक्ट उल्टा क्या है, के है, और के से एग्जैक्ट उल्टा क्या है, वी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि के इज इक्वल टू 1/v, के इज इक्वल टू 1/v, ठीक है, के इज इक्वल टू 1/v, और v इज इक्वल टू 1/k, मतलब के वी, के जो है वो v से एग्जैक्ट उल्टा है, v क्या है भैया, के से एग्जैक्ट उल्टा है। अगर इस चीज को, अगर इस चीज को आ अगर इस चीज को बेटा हम इधर डालें, किस में, m इज इक्वल टू के वाई पी में, तो k की जगह हम 1/v लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/v इंटू पी टी मिल जाएगा। हाँ, अब ये 1/v है तो v को हम सामने की साइड लेके जाएंगे तो mv हो जाएगा, तो mv इज इक्वल टू पी टी, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें कह रहे हैं। क्या ये आपको समझ में आया बेटा, बहुत इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यही आपका सेम चीजें हो जाएगा। देखो दस द कैम्ब्रिज एंड फिशर, कैम्ब्रिज एंड फिशर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, भैया दोनों क्या है भैया, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है, हेंस 1/k कैन बी टेकन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए 1/k ले सकते हैं, और भैया क्या बोलते हैं, कैश बैलेंस के लिए 1/वेलोसिटी अपन ले सकते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पूरा क्या कहना चाहता है क्वांटिटी थियरी वाला, कैम्ब्रिज वाला, ठीक है। अगर यस तो जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए, कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिए। मैं एक एक चीज में अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो थियरी है, ठीक है, अगर आपको दिमाग में घुस गई तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बट अगर नहीं घुसी तो आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है, तो बेटर चीज है अभी के अभी हाईलाइट करो, मेरे को पूछ लो अगर कोई डाउट है। एंड यस, अगर आपको ऐसा लगे कि भैया मेरे को और एक और बार देखना है तो भैया बार बार देखिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यस बेटा, बोल सकते हैं। घुमाने का मतलब अब मेरे पास से पैसा जाएगा तुम्हारे हाथ में आएगा, वो कोई भी रीजन से आएगा बेटा।
ओके सो लेट्स बिगिन बेटा, आगे आ जाओ। अब क्वांटिटी थियरी बाय केन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी है भैया। केन्स क्या कहना चाहता है, सिंपल सी बात है, वो ये कहना चाहता है कि अकॉर्डिंग टू केन्स द मनी सप्लाई अफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भैया बात करना चाहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, कि अगर मनी सप्लाई होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा भैया, काफी यहाँ पे इंपैक्ट होने वाला। व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो कैसा रिलेशन है भैया, इनवर्स रिलेशन। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। क्या हो जाएगा भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इनकम डिमांड प्राइस लेवल। सब चीजें क्या होगा, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्या क्या चीजें इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम डिमांड प्राइस लेवल, सब चीजें क्या होगा भैया आपका, इंक्रीज होगा। अब देखो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा मतलब पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे। लोन कम लेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, टू अट्रैक्ट द मोर पीपल के भैया लोन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा सबके पास पैसा आ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो लोन लेने की जरूरत कम पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को लेके नीचे आ जाएंगे। यानी मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो इससे कैसा रिलेशन है भैया, इनवर्स रिलेशन है, या नेगेटिव रिलेशन आप भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्ले अ डोमिनेंट प्ले। ये बोल रहा है कि भैया इंटरेस्ट प्ले अ डोमिनेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। कि भैया वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं भैया, अभी अपन बात करने वाले हैं इन ब्रॉडर सेंस द टर्म इन्फ्लेशन रिफर्स टू द रेजिस्टेंस राइज इन अ जनरल प्राइस लेवल। अब ये देखो ये क्या बात कर रहा है भैया, कि इन्फ्लेशन हम किसे बोलेंगे, जब प्राइस लेवल बढ़ेगा। मतलब जो चीज मेरे को 10 रुपए में मिल रही थी, अब मेरे को 12 रुपए में मिल रही है, तो उसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। क्या बोलेंगे भैया, इन्फ्लेशन। अब प्राइस बढ़ेगी कब, उसके रीजन अपने जान को, यानी कि अपने को इन्फ्लेशन के रीजन जानने। ठीक है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। क्रॉथर डेफिनेशन और सिमुलसन डेफिनेशन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्रॉथर क्या कहते हैं भैया, वो कहता है इन्फ्लेशन एज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। वैल्यू ऑफ मनी फॉलिंग हो जाएगा ऑब्वियसली, जब 1 रुपए में आपको 2 चॉकलेट आ रही थी। ठीक है, अब चॉकलेट की प्राइस बढ़ जाना, इसे क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ना, इन्फ्लेशन होता है। तो चॉकलेट की प्राइस बढ़ गई तो 1 रुपए में अब क्या मिल रहा है, सिर्फ एक चॉकलेट मिल रही है। तो इससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। मतलब 1 रुपए की जो वैल्यू 2 चॉकलेट थी, अब एक ही चॉकलेट हो गई, मतलब वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, और सिमुलेशन की बात करें अगर बेटा, तो सिमुलेशन क्या कहता है भैया, इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन अ जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ये भी ये कहता है कि जनरल जो प्राइस होनी चाहिए उसे क्या होता है भैया, बढ़ा देता है। ठीक है, तो हर कमोडिटी की प्राइस में क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अब प्राइमरी रीजन क्या है भैया, भैया प्राइमरी रीजन क्या है वो बता देते हैं अपन आपको, कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, उसके रीजंस क्या है। तो प्राइमरी कॉजेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्राइमरी कॉजेज देख लेते हैं। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट एक्सीड द सप्लाई। मतलब डिमांड क्या हो जाएगी भैया, ज्यादा हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, अगर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई सेम रहेगा, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, फैक्टर प्राइस राइज। मतलब फैक्टर कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसका भी प्राइस बढ़ेगा तो भी क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, लैंड का प्राइस बढ़ेगा, लेबर का प्राइस बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जितने में पहले बिक रहा था उतने में भी नहीं बिकेगा, ज्यादा में बिकेगा, तो यहाँ पे भी प्राइस लेवल बढ़ेगा। दो तरीके से इन्फ्लेशन का मेन रीजन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहला डिमांड बढ़ेगी उसके लिए, और दूसरा कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स। डिमांड बढ़ेगी उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड एकदम से ज्यादा हो चुकी है। और दूसरा फैक्टर प्राइस बढ़ेगी, उसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है भैया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखो इसको याद रखने का मैं सिंपल से बता देता हूँ, याद कैसे रखना है। डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ रही है और इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसे डिमांड पुल बोलते हैं। मतलब देखो डिमांड बहुत बढ़ गई है, अब हमें डिमांड को खींचनी पड़ेगी तभी अपने को डिमांड मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट को डिमांड नहीं बढ़ेगी। इसलिए अपन बोलते हैं डिमांड पुल, पुल मतलब खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो डिमांड पुल। और फिर देखो कॉस्ट बढ़ गई, उसके कारण इन्फ्लेशन आया, कॉस्ट बढ़ गई तो मेरे को प्रॉफिट कुछ चाहिए, तो मेरा फाइनल प्राइस भी बढ़ गई। ठीक है, तो कॉस्ट के कारण अगर बढ़ी तो मेरे को कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, नीचे पुश करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा अगर इन्फ्लेशन को हटाना है। ठीक है, तो डिमांड पुल होता है, कॉस्ट को पुश करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलो कुछ और डिटेल में समझते हैं, कुछ और
अलग अलग रीजन समझते हैं, डिस्कस इन डिटेल वेरियस कॉजेस, ठीक है, कि इन्फ्लेशन जिससे होता है। सबसे पहला भैया इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। देखो इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग से क्या होगा, जस्ट देखो सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी मनी, ठीक है, तो लोगों को ज्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, सेविंग होगा। अगर सेविंग होगा तो ऑब्वियसली आई हैव मोर मनी टू स्पेंड, अब मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे बच जाएंगे स्पेंड करने के लिए। और नॉर्मली अपन सेविंग से ज्यादा स्पेंडिंग ज्यादा होता है, स्पेंडिंग ज्यादा जैसे हो जाएगा मतलब डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ रही है भैया, एक तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है और जनरल पब्लिक के पास पैसा ज्यादा बच रहा है, तो अब वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा भैया, इससे दोनों तरह से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस लेवल भी बढ़ती जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है आपकी कंट्री में, तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा कम उनको क्या करना चाहिए, पब्लिक स्पेंडिंग करना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ मोर इंपोर्टेंट पार्ट है भैया, दिस इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल स्पेंडिंग। टोटल स्पेंडिंग क्या होती है भैया, टोटल कितना स्पेंड हो रहा है, ठीक है। इट इज एन इंपोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, उससे पब्लिक भी स्पेंड करेगी, तो एग्रीगेट स्पेंडिंग भी बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज शोन एन अपवर्ड ट्रेंड, दिस हैज क्रिएटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। चलो सेकंड वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि भैया मनी जो है, मनी की जब जरूरत होती है, डेफिसिट होती है, तो ज्यादा छाप लेते हैं भैया गवर्नमेंट, जब मनी ज्यादा छाप लेती है, ठीक है, तो क्या होता है, अब इससे क्या होगा, जब ज्यादा सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगा तो आपको पता है कि सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस भी बढ़ेगी, दोनों का क्या है भैया, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं कि अगर सप्लाई बढ़ेगा तो आपका प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, प्राइस लेवल के बढ़ने का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज द बियॉन्ड व्हाट कैन बी financed by taxation in order to able to incur extra expenditure. The government resorts to deficit financing. For instance, it at the point money and spending it, this adds a pressure on inflation, inflation पे pressure add करता है। The production process and supply could be increased, देखो यहाँ पे freely a production process and supply को increase करते हो, deficit financing does not lead to inflation। भैया deficit financing जो होता है वो inflation को नहीं बढ़ावा देता है, बट जो आप ज्यादा सप्लाई करोगे मनी का, वो क्या होगा भैया, वहां से आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये दो पॉइंट, सबसे पहले इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करेगी, पब्लिक भी ज्यादा स्पेंड करेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा। ज्यादा सप्लाई होगी मनी का तो ज्यादा भैया क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा ज्यादा जल्दी जा रहा है। अब जल्दी कब जाएगा, जब आप चीजों एक्सपेंस ज्यादा कर रहे हो या इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, जब आप पैसा ज्यादा जा रहा है, मतलब सेविंग कम हो रहा है बट पैसा रोटेट ज्यादा हो रहा है, रोटेट ज्यादा हो रहा है मतलब मैंने परचेज किया, फिर मेरे पैसे से किसी और ने, मतलब उसके पैसे हो गए, वो आगे परचेज करेगा, आगे परचेज करेगा, मतलब डिमांड यहाँ पे ज्यादा है किसी भी चीज की, बट डिमांड ज्यादा है, डिमांड बढ़ रही है, अल्टीमेटली आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो भैया ऑब्वियस बात है आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। टोटल यूज ऑफ मनी इज इक्वल टू मनी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट इनटू वेलोसिटी ऑफ दिस circulation of the money in a boom phase the people speed money at a faster rate, the velocity of circulation of money is increased। भैया वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अब सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में 10 बच्चे तो 10 डायपर चाहिए, ठीक है, अब 100 बच्चे हो जाएंगे तो 100 डायपर चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर ग्रोथ बढ़ेगी तो भैया डायपर भी ज्यादा चाहिए, मतलब डायपर कोई भी प्रोडक्ट ले लो भाई, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। पहले 10 यूनिट की जरूरत थी, अब 100 की जरूरत है, अब 100 की जरूरत है, 100 लोगों को परचेज करना है, बट डायपर तो इंडिया में सिर्फ 10 है, तो भैया क्या करेगा, प्राइस ज्यादा ही हो जाएगी डायपर की, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो भैया क्या हो जाएगा, प्राइस भी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रही है। होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब ये होता है कि होल्ड करके रखना, होल्ड करके रखना, ठीक है। चलो 100 डायपर है, 100 बच्चे भी है और परचेज करने के लिए भी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने 50 परचेज कर लिए और मैंने होल्ड पे रख दिया, मेरे को बेचना ही नहीं है भाई। अब हुआ क्या, अल्टीमेटली सप्लाई को कम कर दिया, सप्लाई कम कर दिया, डिमांड बढ़ गई, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा भैया, आपका आपका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा मतलब आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो होर्डिंग से भी क्या होता है, होर्डिंग से भी क्या होता है कि भैया आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। एक्सेस डिमांड इन समटाइम्स आर्टिफिशियली क्रिएटेड, एक्सेस डिमांड कई बार आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है बाय होल्डर्स, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, फिर ऐसा दिखाते हैं भैया डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत है, बट छुपा के रखते भैया अपने पास प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसे कहते हैं होर्डिंग्स। जेन्युइन शॉर्टेज, हो सकता है कि जेन्युइनली शॉर्टेज है भाई, ठीक है, इफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई, मतलब रॉ मटेरियल बहुत कम है भाई,
बहुत कम है। मतलब मैं टोटल बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिए इंडिया के पास उतना रॉ मटेरियल है ही नहीं। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से परचेज करना पड़ेगा। तो महंगे में मिल रहा होगा, महंगे में मिलेगा तो प्राइस आपको अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। इफ द टोटल आउटपुट ऑफ कमोडिटी इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। अब देखो हमारी कोई प्रोडक्ट है, हम बाहर भी बेच रहे हैं, इंडिया में भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों जो डिमांड है अगर उसको मीट नहीं कर पाते तो भी क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम डोमेस्टिक में बेच रहे हैं, बाहर नहीं बेच पा रहे, तो बाहर वाले बोलेंगे हम प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार है भैया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में प्राइस बढ़ जाएगा कि भैया चलो भैया हम ज्यादा देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इफ द टोटल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द बोथ, भैया टोटल आउटपुट जो है नॉट सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिमांड दोनों को मीट नहीं कर सकता, तब देन एक्सपोर्ट विल क्रिएट इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ट्रेड यूनियन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन की बात, चलिए आ जाइए ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। ट्रेड यूनियन क्या होता है भैया, ठीक है। ट्रेड यूनियन का मतलब समझ में आता है, सारे व्यापारी या सारे लेबर एक साथ आ गए और फिर क्या किया भैया, नहीं हम तो प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ाएंगे, ठीक है। लेबर का रेट बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। अब भैया कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन के बाय डिमांडिंग एन इंक्रीज वेज रेट, अगर वेज रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा अल्टीमेटली। इन्फ्लेशन में आपको यही दिमाग में रखना है कि मेरी प्राइस कैसे कैसे बढ़ रही है, प्रोडक्ट की प्राइस कैसे कैसे बढ़ रही है, समझ में आया, ठीक है। मनी की सप्लाई बढ़ने पे प्राइस काई को बढ़ती है, समझाता हूं मैं, अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा, समझाएंगे। चलो तो वो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले इतना कंप्लीट कर देता हूँ। टैक्स रिडक्शन, ठीक है। टैक्स रिडक्शन, आप बोलोगे भैया टैक्स रिडक्शन होगा तो प्राइस कम नहीं होना चाहिए, नहीं भैया। देखो इनकम टैक्स पे टैक्स कम ले रहे हैं, टैक्स कम लेंगे तो सेविंग ज्यादा होगी, सेविंग ज्यादा होगी तो स्पेंडिंग ज्यादा होगी, समझ रहे हो। मेरे पास पहले 1 लाख रुपए बचते थे 1 साल के, अब टैक्स कम हो गया, मेरे पास 2 लाख बच रहे। तो पहले जो मैं 80 हजार में घूमने जाता था, अब मैं सोचूंगा भैया 2 लाख है, मैं ज्यादा क्यों ना जाऊं, ठीक है। तो भैया सेविंग ज्यादा, स्पेंडिंग ज्यादा, स्पेंडिंग ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा। तो भैया टैक्स रिडक्शन होगा, सेविंग ज्यादा होगी, स्पेंडिंग ज्यादा होगी, क्या होगा भैया, इन्फ्लेशन होगा। गवर्नमेंट समटाइम रिड्यूस द टैक्स, रिड्यूस क्यों करता है, गेन पॉपुलरिटी। भैया क्या करते हैं, पॉपुलरिटी लाने के लिए क्या करते हैं, टैक्स को कम कर देते हैं। द लीव्स मनी इन पीपल हैंड, लोगों के पास ज्यादा, लीव मोर मनी इन पीपल हैंड, ज्यादा मेरे हाथ में पैसे रहेंगे और ज्यादा रहेंगे तो मैं ज्यादा उड़ाऊंगा, लीड टू इन्फ्लेशन। समझ में आ रही होगी बात को, ठीक है। चलिए इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आ जाएंगे, पहले पहले जो 5 रुपए में प्रोडक्ट बिक रहा था, ठीक है, पार्ले जी पे 20% का जीएसटी आ गया, क्या करेंगे भैया, 1 रुपए बढ़ाना पड़ेगा प्राइस का, हाँ भैया, तो 6 रुपए हो जाएगा। तो अगर टैक्सेस आएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा तो भी इन्फ्लेशन होगा, समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन इज प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल में प्राइस बढ़ेगी तो डोमेस्टिक में भी बढ़ा देंगे भैया। बाहर की कंट्री में अगर ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है तो लोग क्या करेंगे, बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो डोमेस्टिक में भी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ा देंगे, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक रीजंस, नॉन इकोनॉमिक रीजंस के बारे में बात कर लेते बेटा। फॉर इंस्टेंट एट द टाइम ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, अगर नेचुरल कैलेमिटीज कोई होगी तो उसके कारण भी क्या होगा भैया, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी या प्रोडक्ट कम होगी, बनेगी कम, ठीक है। तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ रीजंस थे इन्फ्लेशन के, ठीक है। तो उसमें से मैं एक आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ, कौन सा, सप्लाई वाला, ठीक है। ये बोल रहे भैया कि सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइस का ही को बढ़ेगी, एक बार समझाइए, देखो बेटा सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, मार्केट में ज्यादा पैसे आना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 10,000 रुपए है, टोटल इंडिया में इतने रुपए हैं इंडियन रुपीस, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्या किया, नोट छापने का काम शुरू किया और 10,000 और छाप दिए, टोटल कितना बन गया, 20,000 पैसा बन गया। पैसा तो 20,000 बन गया, बट हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है भैया, मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल 80 प्रॉपर्टी, 80 80 क्या करते हैं, 80 रखते हैं, 80,000 ले लेते हैं, ठीक है, 80,000 ले लेते हैं, ठीक, 80,000 प्रॉपर्टी है, मतलब 10,000 रुपए में 80,000 प्रॉपर्टी आ रही थी। अब 20,000 रुपए में कितनी, 80,000 प्रॉपर्टी आएगी, कितनी आएगी भैया, 20,000 रुपए में 80,000 प्रॉपर्टी आएगी। मतलब पहले जो एक प्रॉपर्टी की प्राइस होगी
एक प्रॉपर्टी की प्राइस होगी। अब दूसरे में देखो, मेरे को एक एग्जांपल आपको और थोड़ा सा नियर वाला लेता हूँ। 80,000 थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने अमाउंट ले लिया। एक काम करते हैं अपन, क्या करते हैं, 10,000 पहले पैसा था और उसमें आपको मिल रहा था 10,000 यूनिट। 10,000 रुपए में कितना आ रहा था, 10,000 यूनिट, तो एक यूनिट की प्राइस कितनी बनी, 1 रुपया बनी। हाँ भैया, अब 20 यूनिट हमारे पास पूरे देश में जितने वो उतने नहीं रहेंगे, वो तो डबल नहीं हो जाएंगे, सिर्फ पैसे डबल कर रहे भाई अपन। तो वो क्या होगा, 20,000 रुपए में अब कितना आएगा, 10,000 यूनिट। ठीक है, 10,000 यूनिट के लिए आपको भैया अगर देखने जाए तो यहाँ पे प्राइस सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी क्या हो जाएगी भैया, प्राइस भी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अब आपका 10,000 यूनिट कितने में आ रहे हैं, 20,000 में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, ₹2 आ जाएगा। मतलब पहले जो 1 रुपए में आ रहा था अब वो 2 रुपए में आ रहा है। यानी कि अगर आपने सप्लाई बढ़ा दी तो आपकी प्राइस भी बढ़ेगी। भैया देखो, सिंपल सी बात है, हम पैसा सिर्फ छाप रहे हैं। हम ऐसा ऐसा सोचते होंगे, नहीं कई बार ऐसा लोग नहीं सोचते, अरे यार भैया इंडिया के पास पैसा क्यों नहीं है, इतनी गरीबी क्यों है। भैया छाप दो ना यार, मोदी सरकार क्या कर रही है, 2-2 हजार के नोट छाप दो, घर घर दे दो। ऐसा लग रहा होगा कई बार, बट ये होगा। भैया हमारे पास जो असेट है, मनी के अलावा जो असेट है, वो असेट तो सेम रहेगी ना। हमारे पास जितनी लैंड है उतनी ही रहेगी। हमारे पास 10,000 यूनिट है तो 10,000 यूनिट ही रहेंगे। भैया पैसे डबल छापने से देश ऊपर नहीं आ जाता, उल्टा क्या हो जाता है भैया, प्राइस बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है। पैसा ज्यादा छापोगे तो इन्फ्लेशन आएगा, समझ में आया। अदरवाइज तो हर गवर्नमेंट छाप छाप नहीं करती। ये हम सिर्फ कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले समझ सकते हैं, बाकी लोगों को तो अभी ऐसा लग रहा होगा भाई छाप दो ना। देखो जो 10,000 रुपए में 10,000 यूनिट मिल रहे थे, मतलब 1 रुपए की प्राइस थी, अब अगर डबल छाप दी मतलब 20,000 पैसा बना दिया, ठीक है, और सबको बांट दिया भैया पैसा। आपके पास 1 करोड़ था, अब आपकी प्रॉपर्टी दो, अब मतलब आपके पास 2 करोड़ हो गया। बट भैया वहां पे प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना आपके पास असेट है वो तो सेम ही रहेगा ना। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इससे होता है, इस प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाना। मतलब 1 रुपए की जो वैल्यू थी, 1 यूनिट दे रहा था, अब वो आधा यूनिट ही दे पा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कम हो गई भाई, तेरी वैल्यू कम हो चुकी है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, तो 1 रुपए की वैल्यू कम हो चुकी है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। ये होता है भाई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन खत्म, चैप्टर भी खत्म, बैंकिंग पढ़ना है, बैंकिंग नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। यह हाईलाइट करना बाकी है तो जल्दी से कर लीजिए, यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें वैसे हेडिंग से ही आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक्स है, इन्फ्लेशन वाला पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बट है बहुत इजी। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को इधर ही सेंड करते हैं। आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।